तो आज अपने डिमांड का 5th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, मैं 4th क्लास आज भेज दूंगा और 5th क्लास भी भेज दूंगा। आप अप टू डेट हो जाइएगा, ठीक है। और ये कनेक्टेड है, हाँ। ऐसे मत करना कि एक क्लास छोड़ दिया दूसरा क्लास आ गया, वैसे दिक्कत होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आरव आप कर लेना, रेडी कर लेना, तब आपको क्लियरिटी मिलेगा। चलते हैं आगे। वेरी गुड, ठीक है। अब अपने अभी तक क्या पढ़े? अभी तक हम लोग डिमांड का 11 फैक्टर्स पढ़ लिए, करेक्ट। और 11 फैक्टर्स में अपने को याद भी होगा, पहला प्राइस था। सब कोई कॉपी भी अप टू डेट कर लिया होगा, ठीक है। सब कोई कॉपी भी अप टू डेट कर लिया होगा, कर लेना पक्का से, ठीक है। सबसे पहला था प्राइस, क्लियर है हमें, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो हमारा इनकम था, क्लियर है। तीसरा हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, ठीक है। फिर हमारा वेदर था, फिर हमारा वेदर क्लाइमेट था, फिर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर अपने गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़े, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी पढ़े, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पढ़े ना, ये सब क्लियर है कि नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पढ़े। तो हम लोग 11th पॉइंट तक कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें, सबका कॉपी अप टू डेट होगा, मतलब सबके कॉपी में आज लॉ ऑफ डिमांड पक्का लिखना होगा, लिखा हुआ होगा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सभी के कॉपी में लॉ ऑफ डिमांड पक्का से होगा, पुराने क्लासेस अप टू डेट होनी चाहिए। चलिए अब देखिए मेरा बात, मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहाँ पे देखो ढंग से क्लास चालू कर दिया हूं। मैं यहाँ पे 11 नंबरिंग कर रहा हूं। क्यों? आप ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 11 नंबर क्यों किया? मैं यहाँ पे 11 नंबर इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 11 फैक्टर्स हैं, करेक्ट, ठीक है। 11 फैक्टर है, ठीक है। अब ढंग से देखना, अब मैं 8 से लिखने जा रहा हूं गवर्नमेंट पॉलिसी, ढंग से देखना, नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, वेदर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि ये 4 पॉइंट आप अलग से याद कर लो, जल्दी जल्दी 4 पॉइंट अलग से याद कर लो, काम आएगा, एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। 4 अलग से याद रखो, एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अभी क्या क्या 4 पॉइंट था? गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ कंज्यूमर, वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। याद रहेगा? 4 एकदम अलग से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 आप अलग से याद रखो, रख लिए 4 अलग से याद, ठीक है। 4 अलग से याद रख लिए। क्या क्या 4 है? गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ कंज्यूमर, वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 4 अलग से याद कर लिए, ठीक है। और 4 अलग से अगर याद कर लिए तो बाकी को फील कर लेते हैं। बाकी बचा क्या? प्राइस है, इनकम है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, याद रखिएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। मैं आपसे एक ही चीज का मांग रहा हूं, वो ये कि 4 आपको अलग से याद है, ठीक है। अब मेरा बात यहां पे ध्यान से सुनिए। यहां पे जो पहला जो 7 पॉइंट है ना, वो इफेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल को, ठीक है। और ये सारा फैक्टर ये इफेक्ट कर रहा है मार्केट को। मार्केट मतलब एज अ होल, मतलब ध्यान से सुनो, नीचे का 4 पॉइंट ऐसा है जो सिर्फ मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। कैसे? सुनो, अभी बारिश आ गया, इंडिविजुअल इफेक्ट की मार्केट इफेक्ट? ऑब्वियसली मार्केट इफेक्ट, अकेले तो इफेक्ट नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे इस कॉन्सेप्ट में कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, तो आप 11 पॉइंट लिख रहे हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो आपको क्या लिखना है पता है? पहला 7 नहीं, 4 छोड़ के बाकी सब, तो याद रहेगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड कर्व, तो सभी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे।
क्यों 4 लिखेंगे? वो 4 ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ मार्केट को इफेक्ट किया है। समझ आया तरीका याद करने का? एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, आप ऐसे नहीं बोलोगे प्राइस इनकम प्राइस, नहीं, आप क्या करोगे, अलग से 4 को हटा दोगे, 4 में हटा दोगे। 4 में क्या क्या है आपको पता है? गवर्नमेंट पॉलिसी है, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, वेदर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये 4 को हटा दो। अब वो देख के बाकी को फिल कर दो। समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? समझा? और फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड कर आएगा तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ 4। कौन सा 4? यही 4 जो आपने साइट किया है। क्लियर है कि नहीं है? पेपर का लेवल अगर ऊपर होगा तो ये क्वेश्चन आएगा। मैं आपको 100% प्रिपेयर करवा दे रहा हूं। समझ आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? बताइएगा। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना था। आज जैसे आज गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट अगर टैक्स का चेंज करता है तो अकेला इफेक्ट नहीं होगा, पूरा मार्केट इफेक्ट होगा। समझिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए मेरे को। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड कर्व तो आप क्या करोगे? आपको पता है, पक्का 4 लिखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो गधा की तरह ऐसे नहीं बोलना है, प्राइस इनकम ये सब ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलोगे? 4 छोड़ के बाकी सब, तो याद रहेगा। और ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है बच्चा। क्यों डेंजरस क्वेश्चन है? बात समझ। तुम्हारे एग्जाम में सपोज कर ले फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड कब आया, ठीक है, तुम लिखा प्राइस इनकम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वेदर। अब जैसे वेदर लिख दिया तुम्हारा आंसर जो होगा 0 मिलेगा तुमको। तो ये डेंजरस क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ? 100% क्लियर है? एकदम आगे बढ़ सकते हैं? क्लियर है? यशवी मानवी क्लियर है? एकदम 100% क्लियर है? पक्का एकदम क्लियर है? चले अब आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करना है, ठीक से सुनना है सबको। ये काम करो, अपने कॉपी में एक काम करो, कॉपी में लॉ ऑफ डिमांड जहां पे है वो खोल के रखो, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड है वो खोल के रखो। देखो अब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड है आप अगर देख रहे होंगे आपका कॉपी अप टू डेट होना चाहिए पहला बात। और जहां पे लॉ ऑफ डिमांड है आप देख रहे होंगे वहां पे लिखा हुआ है कि अगर प्राइस अगर घटेगा तो उसी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो उसी का क्वांटिटी डिमांड घटेगा। एक लाइन लिखा हुआ है, मतलब नहीं पता है उसका, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज है। और उसी लॉ के बाद क्या है? अजम्पशन छूटा हुआ है। आज उसको क्लियर करना है, ठीक है, आज उसको क्लियर करना है हमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सुनिए। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं? टोटल 11 फैक्टर है, ठीक है। फिर से कॉन्सेप्ट जा रहा है, फिर से नया कॉन्सेप्ट, ढंग से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ, हमारा फैक्टर्स क्या था? प्राइस इनकम था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ कि ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, बोलो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, हाँ कि ना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, था कि नहीं था? तो 11 फैक्टर्स था टोटल, टोटल 11 फैक्टर्स था। अब मैं आपको एक तो चीज बता देता हूं, याद रखिएगा ध्यान से। अब इधर कंसंट्रेशन एकदम हाई लेवल, सुनिएगा। 11 फैक्टर्स था टोटल, ठीक है। तो क्या हुआ ध्यान से सुनिए, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस जो है ना वो मेन फैक्टर है। एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस जो है वो मेन फैक्टर है, और प्राइस छोड़ के जितना भी फैक्टर है ना वो सारा का सारा अदर फैक्टर्स है। समझो मेरा बात को, अच्छे से सुनना, कोई टेंशन नहीं है, खाली सुनो। क्या बोला? एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस जो है वो मेरा क्या है? मेन फैक्टर है, और प्राइस छोड़ के जितना भी फैक्टर है मतलब बाकी 10 वो सारा अदर फैक्टर्स है। अब आप ढंग से देखो, लॉ ऑफ डिमांड में लिखा हुआ है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड में
प्राइस छोड़ के जितना भी बाकी फैक्टर्स है वो अनचेंज रहेगा। इसका मतलब ये है कि नहीं है, ये बताइए। प्राइस छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर है वो लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करेगा। मैं दो चीज पढ़ाऊंगा, क्या अनचेंज है और क्यों अनचेंज है, दो चीज पढ़ाऊंगा। अभी क्या अनचेंज है ये बताया, क्या अनचेंज है, प्राइस छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे अदर फैक्टर्स है और वो लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, अनचेंज है। आपको मैं दो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, क्या अनचेंज है और क्यों अनचेंज है। याद रखिएगा, क्या अनचेंज है ये सबको पता है, क्यों अनचेंज है वो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या अनचेंज है समझ में आ गया कि प्राइस छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे अनचेंज रहेंगे। यशवी, मानवी, क्लियर है अभी हम जो बोला। लॉ ऑफ डिमांड में क्या अनचेंज है, कोई पूछा तो बता दोगे? हाँ बता देंगे कि प्राइस छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे अदर फैक्टर्स बोलते हैं और वो अदर फैक्टर्स मेरे लॉ ऑफ डिमांड में अनचेंज है, मतलब वो काम नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब क्वेश्चन है क्यों अनचेंज है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों अनचेंज है। ठीक है, तो ढंग से सुनना सबको, क्यों अनचेंज है। एक बात बताओ, सपोज करो, ठीक से सुनना, हाँ ठीक से, सपोज करो अगर कोई कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, ठीक है, तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड उसका क्वांटिटी डिमांड घटेगा, करेक्ट, घटेगा, ठीक है, घटेगा, ठीक है। लेकिन सुनो, मानवी बोलती है हम तो डिमांड बढ़ाएंगे, मानवी बोल रही है हम तो डिमांड बढ़ाएंगे। हम बोला क्यों, बोलता है क्योंकि पर्टिकुलर कॉमोडिटी में टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आया, और आपने पढ़ाया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आने से डिमांड बढ़ता है, हम तो बढ़ाएंगे। ठीक है, रीटेक, वापस रीटेक, ठीक से सुनना मेरे को तो क्लियर हो जाएगा। मेरे को पता है कौन कौन ठीक से सुन रहा है, उसको क्लियर होगा 100%। ठीक है, सुनो अच्छे से, फिर से रीटेक। आज सपोज करो प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसका क्वांटिटी डिमांड घटेगा, ठीक है, करेक्ट। लेकिन आरएफ बोल रहा है, आरएफ बोल रहा है हम तो डिमांड बढ़ाएंगे। हम लोग आरएफ क्यों, तो आरएफ बोलता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आया, हम तो डिमांड बढ़ाएंगे, और आपने पढ़ाया था। जैसे मानवी और आरव ये बात बोले, आपको नहीं लगता लॉ काम करना बंद हो गया? लॉ काम करना बंद हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घट नहीं रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। यशवी, लॉ काम करना बंद हो गया, समझो। तो कोई चाहेगा क्या कानून खराब हो? इसीलिए कानून के लास्ट लाइन में क्या लिख दिया, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज, ताकि लॉ वायलेट ना हो। क्योंकि अगर प्राइस भी काम करेगा और बाकी फैक्टर्स भी अगर साथ में काम करेगा तो लॉ वायलेट हो जाएगा। इसीलिए जब प्राइस काम करेगा तो बाकी फैक्टर्स काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्राइस भी काम किया और बाकी फैक्टर्स भी अगर काम किया साथ में तो लॉ काम नहीं करेगा, लॉ वायलेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये बात को समझने की कोशिश करो। इसीलिए जब प्राइस काम करेगा तो बाकी फैक्टर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जब मानवी और आरव से बात हुआ, जैसे मानवी और आरव ने मुझे फिर से वही बात कहा, तो मैंने उसको क्या बोला पता है, कि तुम्हारा वेदर और टेस्ट एंड प्रेफरेंस लॉ ऑफ डिमांड में अनचेंज है, तो बात मत करो। तब ना लॉ बच गया, हाँ कि ना? तो कोई भी पूछे कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड आप क्यों लिखते हैं, तो हम कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर लॉ में प्राइस भी काम किया और साथ में अगर बाकी फैक्टर्स भी काम किया तो लॉ वायलेट हो जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड में बाकी फैक्टर्स काम नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ? क्लियर है? तो यशवी, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को बताना एक बार अनम्यूट होके, तो लॉ को खराब करने वाला कितना जन है?
लॉ को खराब करने वाला यशवी कितना जन है? अनम्यूट होके बोलना है यशवी। खराब, लॉ ऑफ डिमांड खराब करने वाला कितना जन बहुत, है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, बहुत जन है। लॉ को खराब करने वाला कितना जन है? देखो मानवी राइट आंसर देगी। मानवी बोलो। सर 10 जन है। 10 जन है। 10 जन लॉ को खराब कर सकता है यशवी। वेरी गुड। अब मानवी मेरे साथ कनेक्ट हो गया है। यशवी अभी भी टाइम है। ऑब्वियसली मानवी वेरी गुड कि 10 जन लॉ को खराब कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 10 को लॉ ऑफ डिमांड में क्या रख दो? अनचेंज। इसीलिए देखो यशवी अच्छा लगेगा तुम लोग को, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के बाद अजम्पशन में 10 लाइन छूटा हुआ है। देखो, क्योंकि वो 10 लॉ ऑफ डिमांड में क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। तो अजम्पशन मिल गया। अब अजम्पशन कैसे लिखोगे? वहां लिख सकते हैं अब अपने, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनचेंज। अरे फैक्टर्स मत लिख देना, अनचेंज लगाना। अनचेंज होगा तो ही अजम्पशन होगा। अब सोचो यशवी, अगर वो अजम्पशन नहीं होता तो लॉ खराब होता। इसलिए 10 अजम्पशन बोल पाओगे आराम से। 5-6 अजम्पशन तो बोल ही पाओगे सभी को ही। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनचेंज, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अनचेंज, वेदर अनचेंज, नंबर ऑफ कंज्यूमर अनचेंज। अरे कितना चाहिए बोलो ना? बहुत है, 10 है हमारे पास। 10 अजम्पशन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, राइट द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा आपके पेपर में। अब आपको हंसी आएगा मेरे को पता है, लेकिन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा। क्यों पता है? क्योंकि अजम्पशन पढ़ाता ही नहीं है। कौन इतना मेहनत करके एनर्जी लगाएगा? अरे बात समझो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ना। आप क्लियर रहो। आप क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ। कोई अगर आपको कल पूछ ले लॉ ऑफ डिमांड में कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज क्यों लिखा, तो बता देना थोड़ा बैठ के आराम से। बोला बैठो बताते हैं। बोला देखो, टोटल डिमांड में 11 फैक्टर है, प्राइस मेन फैक्टर है, बाकी 10 अदर फैक्टर है, और वो अदर फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड में अनचेंज है। क्या अनचेंज है? बोला अदर फैक्टर अनचेंज। आप बताते क्यों अनचेंज है? क्योंकि अगर प्राइस भी काम किया और बाकी फैक्टर भी काम किया तो लॉ वायलेट हो जाएगा। इसलिए बाकी फैक्टर को क्या रख दिया? अनचेंज रख दिया। इसलिए अजम्पशन 10 है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर आपके एग्जाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन आया स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, और आप लॉ ऑफ डिमांड लिखते हो और 10 अजम्पशन लिखते हो, तो पूरे स्कूल में आप ही होंगे जो 10 अजम्पशन लिखेंगे। ये भी बता देता हूं, 10 अजम्पशन लिखने वाला कोई होगा ही नहीं। पहला बात तो 11 फैक्टर्स करते ही नहीं है, समझना। आप हाईएस्ट पढ़ रहे हैं चीजें। क्लियर? पहले बताइए आप क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है? तो आपको यह बात समझ में आ गया कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्राइस भी काम करेगा और बाकी फैक्टर्स भी काम करेगा तो लॉ क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। इसलिए लिखा है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अनचेंज। तो अजम्पशन आप लोग आराम से भर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब आप जाइए डिमांड फंक्शन में। आपकी कॉपी में डिमांड फंक्शन भी है। देखो, याद करो जब आप डिमांड फंक्शन पढ़े थे, सब कोई खोल लिया? आपके कॉपी में पक्का डिमांड फंक्शन है। पूरा इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है, याद रखिएगा। ठीक है? अब आपने जब डिमांड फंक्शन किया था तो उस समय आपने देखो डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन लिखा था, डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। ठीक है? अब मैं उस डिमांड फंक्शन को, डेफिनेशन को मैं चेंज करना चाहता हूं। क्यों चेंज करना चाहता हूं? क्योंकि उस समय हमारे पास सिर्फ प्राइस था, अब मेरे पास बाकी फैक्टर्स भी हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगा? डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स फैक्टर्स। डिमांड फंक्शन shows the functional relationship between quantity demand and its factors या in its determinants। हाँ कि ना? क्या लिखूंगा? डिमांड फंक्शन
क्या लिखूंगा? शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, हाँ कि ना, बिटवीन क्या? क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, हाँ कि ना? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए। डाउट है पूछ लो। मेरे कॉन्सेप्ट के पढ़ाने के बाद आप 4 डाउट लाइएगा, 4 डाउट। वो मेरा लास्ट क्लास होगा, मेरे पढ़ाने के बाद 4 डाउट लाइएगा। 5 तो आएगा ही नहीं, 4 डाउट लाइएगा। अभी तक मैंने पढ़ाया, आप मेरे को 4 डाउट दिखा दो। चैलेंज है मेरा। भैया आप चैलेंज दे दिए तो इसका मतलब हम नहीं पूछ पाएंगे। नहीं, आप एकदम पूछिए, 4 डाउट लाके दिखाइए तो मैं समझूंगा आप कुछ अलग हैं। 4 डाउट लाना है। जो लोग अप टू डेट क्लास किए हैं, जो पूरा क्लास नहीं किए उसके पास तो 10 तो डाउट हो सकता है। जो अप टू डेट है अभी, हाँ बोलिए आरव। तो ये डिमांड फंक्शन और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। हाँ सर, ये डिमांड फंक्शन और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला क्लास किया है आपने डिमांड फंक्शन का? इस वाले डेफिनेशन में थोड़ा ये क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट। नहीं, आप डिमांड फंक्शन का फर्स्ट जो हम आपको वीडियो दिया था, सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो, उसमें किया है आपने? तो इसलिए डाउट है। उसको करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अरे ये आज का नहीं है यशवी, डिमांड फंक्शन आज का टॉपिक नहीं है। तो डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप इन क्वांटिटी एंड डिटरमिनेंट्स, और QDX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ PX। खाली PX तक लिखे थे क्योंकि उस समय सिर्फ प्राइस था। अब प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चलेगा ऐसे करके? हाँ कि ना? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कनेक्शन। फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक का क्लास कनेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पुराने क्लास नहीं करके बोलो चलो आज कर लेते हैं, आज भैया ने क्लास कराया। ऐसे नहीं करना, कंप्लीट करना, तब करने में मजा आएगा। फिर क्या लिखते हैं? हेयर QDX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी डिमांड ऑफ X कॉमोडिटी, हाँ कि ना? PX क्या होगा? प्राइस ऑफ X कॉमोडिटी। PR क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। T क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्लियर है कि नहीं है बताइए? क्लियर यहां तक? चले अपने आगे। यहां तक क्लियर है सबको? तो मेरा एज पर लॉ ऑफ डिमांड मेरा प्राइस जो है वो मेन फैक्टर है, और प्राइस छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे अदर फैक्टर्स हैं। और वो अदर फैक्टर्स मेरे लॉ ऑफ डिमांड में क्या रहेंगे? अनचेंज रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस भी काम किया और बाकी फैक्टर्स भी काम किया साथ में, तो लॉ काम नहीं करेगा, लॉ वायलेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा ढंग से। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं देखो। अब मेरा जो डिमांड कर्व है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इससे। जहां पे IMP लिखूंगा उससे क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से सुनिए, मेरा डिमांड कर्व 2 वे से बनेगा। बोला 2 वे से बनेगा? हाँ 2 वे से बनेगा, एक प्राइस के लिए और एक अदर फैक्टर्स के लिए। अरे कौन सा नया बात है? चैप्टर को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेन फैक्टर, एक अदर फैक्टर। एज पर लॉ ऑफ डिमांड मेरा डिमांड कर्व 2 वे से बनेगा। एक किसके लिए बोलो? प्राइस के लिए। एक किसके लिए बोलो? अदर फैक्टर्स के लिए। मतलब एक प्राइस के लिए और एक बाकी 10 के लिए। बोलो हाँ ना? एक प्राइस के लिए और एक बाकी 10 के लिए। तो जो प्राइस के लिए जो डिमांड कर्व बनेगा उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मेरे साथ बोलना है, याद होगा। जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बोलिए।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बोलो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम, बोलते रहो 2-3 बार 4 बार बोलना है, जोर से बोलो, बोलो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम क्या है, मेरे साथ बोलिएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो डेफिनेशन हो गया है हमारा, देखो कैसे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, बोलो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बोलो movement along the demand curve refers to the change in quantity demand, movement along the demand curve refers to the change in quantity demand due to change in its, due to change in its, सबको आता है, due to change in its price, due to change in its price। हो गया डेफिनेशन तैयार, नाम भी याद हो गया, डेफिनेशन भी ना याद हो गया। तो मूवमेंट along the demand curve refers to the change in quantity demand due to change in its प्राइस। मानवी बोलिए, पहले नाम बोलिए फिर डेफिनेशन बोलिए, बोर्ड पर देखिएगा। डिमांड कर्व का जो प्राइस का बनता है उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा डेफिनेशन इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्या था, रेफर्स टू द, थोड़ा refers to the change in quantity demanded due to the change in its price। हो गया, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, वेरी गुड। तो मेरा डिमांड कर्व दो वे से बन रहा है, एक प्राइस के लिए और एक अदर फैक्टर्स के लिए। तो जो प्राइस के लिए बन रहा है उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो डेफिनेशन क्या हुआ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब अदर फैक्टर के लिए जो बनेगा उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मेरे साथ, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। बोलेंगे यहां देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, यहां पे चेंज इन डिमांड है। जो अदर फैक्टर के लिए बनेगा उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। 4 बार मेरे साथ, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। तो मेरे को बताइए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व refers to the change in demand, shift in demand curve refers to the change in demand due to change in all factors, due to change in all factors। अरे आप ही फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, इतना कनेक्शन तो बनेगी, एक्सेप्ट प्राइस, एक्सेप्ट प्राइस, बोलो क्लियर करिए, एक्सेप्ट प्राइस, हाँ कि ना। तो मेरा डिमांड कर्व दो वे से बन रहा है, एक किसके लिए, एक बन रहा है प्राइस के लिए, एक बन रहा है अदर फैक्टर्स के लिए। जो प्राइस के लिए बनेगा उसका नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जो अदर फैक्टर्स के लिए बन रहा है उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। तो जो प्राइस के लिए बन रहा है उसका नाम याद हो गया है डेफिनेशन के साथ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड, बोल रहे हो मेरे साथ, शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, एकदम क्लियर है। मेरा डिमांड कर्व दो वे से बन रहा है, एक बन रहा है प्राइस के लिए, एक बन रहा है अदर फैक्टर्स के लिए। तो जो प्राइस के लिए बन रहा है उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, करेक्ट। और जो अदर फैक्टर्स के लिए बन रहा है उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड, करेक्ट। तो डेफिनेशन क्या बोला, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं है ये बताइए, क्लियर। अब मेरे को आप ये बताइए, ये प्राइस के लिए बनता है,
अरे हाँ, ये अदर फैक्टर्स के लिए बनता है, हाँ कि ना? करेक्ट। यहां पे अदर फैक्टर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट, पक्का? तो यहां पे प्राइस क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, हाँ कि ना? समझा? क्या बोला, समझा? एकदम क्लियर है? पक्का क्लियर है बोलो? क्लियर? तो मेरा डिमांड कर्व दो वे से बन रहा है, एक प्राइस के लिए, एक अदर फैक्टर्स के लिए। जो प्राइस के लिए बन रहा है उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब तो याद हो गया होगा। और जो अदर फैक्टर्स के लिए बनता है उसका नाम क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। करेक्ट। तो डेफिनेशन भी तैयार हो गया है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। और अदर फैक्टर के लिए जो बनता है उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। डेफिनेशन तैयार हो गया है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। क्लियर? अब एक बात बताइए, मेरे को ध्यान से सुनना है। अब एक बात बताइए, जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस के वजह से जब चेंज हो रहा है तो ये बन रहा है, और जब अदर फैक्टर के वजह से चेंज हो रहा है तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड बन रहा है। करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ना या घटना? कभी भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चेंज? चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ना नहीं तो घटना। बोलो हाँ या ना? चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ना नहीं तो घटना। तो एक बात बताओ, डिमांड प्राइस के वजह से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और अदर फैक्टर के वजह से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, हाँ कि ना? तो प्राइस के वजह से जब बढ़ेगा या घटेगा, नाम सुनना, एक्सपेंशन। बोलो नाम, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। चेंज का नाम तो ये है, चेंज का नाम तो ये है, हाँ कि ना? तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ने का नाम क्या है? एक्सपेंशन। बढ़ने का नाम एक्सपेंशन। अब कैसे याद रखोगे? एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। बोलो मेरे साथ, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। चैप्टर का नाम डिमांड। एक्सपेंशन कभी भूलोगे नहीं, ऐसे पढ़ लिए तो। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड। क्या बढ़ेगा? डिमांड। प्राइस क्या होगा? घटेगा। हो गया, हाँ कि ना? एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड। डिमांड बढ़ेगा, प्राइस क्या होगा? घटेगा। तो कुछ नया नहीं है। ये ग्राफ ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, हाँ कि ना? ये ग्राफ ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, चैप्टर का नाम डिमांड। डिमांड बढ़ेगा, प्राइस क्या होगा? घटेगा। तो एक बात बताओ, यहां P1 है, यहां Q1 है। बोलो, प्राइस घटेगा तो इधर P2 होगा, और क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, तो यहां Q2 होगा। तो P1 के साथ Q1 हो गया, P2 के साथ Q2 हो गया, 2 पॉइंट मिला तो बन गया डिमांड कर्व। अरे बोलो, कुछ नया है कि पुराना ही है? पुराना ही तो है। अरे बोलो। तो प्राइस के वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तब नाम, यशवी? एक्सपेंशन या वेरी गुड, एक्सटेंशन। वेरी गुड। जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगा तब नाम? जब प्राइस की वजह से क्या? डिमांड चेंज होगा तब नाम? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगा, हाँ, तब तो फिर नाम? शिफ्ट नहीं, हाँ हाँ, एक्सपेंशन। प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होगा तब नाम, मानवी? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड।
प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होगा तो नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस की वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तब क्या नाम है? एक्सपेंशन। प्राइस की वजह से जब डिमांड घटेगा तो नाम है कॉन्ट्रैक्शन। हो तो गया, चेंज, बढ़ना, घटना, हो गया। प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होगा तब नाम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस की वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तब नाम, प्राइस की वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तब नाम एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। प्राइस की वजह से जब डिमांड घटेगा तब नाम कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना। चैप्टर का नाम डिमांड। क्या घटेगा? डिमांड। प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये भी तो बनाया वही है। यशवी क्या हो गया? नजर लग गया क्या मेरा? प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड घटेगा, तो P1 के साथ Q1, P2 के साथ Q2 बन गया। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो प्राइस के वजह से जब डिमांड चेंज होगा तब नाम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये तो मैं हूं जो 4-5 बार बोल रहे हैं। बताइए, एक ही चीज को 5 बार बोल रहे हैं मैं। प्राइस के वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तब नाम एक्सपेंशन, घटेगा तब नाम खत्म। अब मेरे को आप एक बात बताइए, ये सब जो कर्व होता है ना, ये सब जो कर्व होता है ना, इसमें 2 चीज चेक होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक होता है स्लोपिंग, एक होता है मूवमेंट। स्लोपिंग आप लोग को चेक करना आता है। अगर नेगेटिव रिलेशन हुआ तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। स्लोपिंग आपको चेक करना आता है। और एक नया चीज आया, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कर्व कहां मूव किया है। नीचे की तरफ मूव किया है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूव किया है तो अपवर्ड मूवमेंट। चलिए चेक करते हैं। अब देखो, एक्सपेंशन का ग्राफ को देखो। प्राइस घटा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है, रिलेशनशिप तो नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तो होगा। हाँ कि ना? और मूव कहां किया है? देखो, पहले यहां था, अब यहां आया है, तो नीचे की तरफ मूव किया है। तो क्या बोलोगे? डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है कि नहीं है? चलो कॉन्ट्रैक्शन का चेक करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन देखो, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड घटा, क्या रिलेशन है? नेगेटिव। तो कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। और बताओ समर्थ, मूव कहां किया है? सर ऊपर। ऊपर। तो क्या बोलोगे? सर कॉन्ट्रैक्शन। अरे ऊपर की तरफ मूव किया है तो क्या बोलोगे? हाँ यशवी? सर, कॉन्ट्रैक्शन ही अपवर्ड। करेक्ट, अपवर्ड मूवमेंट। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्शन कहां से आ गया? ग्राफ का शेप बोल रहे हैं। अपवर्ड मूवमेंट। क्या हो गया समर्थ? हाँ सर क्वेश्चन नहीं समझा बस। ठीक से कंसंट्रेशन यहीं पे रखो तो समझ आएगा। तो मेरा डिमांड कर्व 2 वे से बन रहा है, एक प्राइस के लिए और एक अदर फैक्टर्स के लिए। जो प्राइस के लिए बन रहा है उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड।
और जो अदर फैक्टर के लिए बन रहा है उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? बोलिए यहां तक क्लियर है चीजें? पहले ये बताइए अदर फैक्टर्स, अपने अदर फैक्टर्स का अब एक बात बताइए। अदर फैक्टर्स के लिए जब डिमांड चेंज होगा तो क्या नाम है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड? करेक्ट। अब अदर फैक्टर के वजह से डिमांड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बोलो हाँ या ना? तो अदर फैक्टर में जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका नाम है इंक्रीज। ढंग से देखना अब। और घटेगा तो नाम है डिक्रीज। समझा? प्राइस के वजह से जब डिमांड बढ़ेगा, प्राइस के वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तो नाम एक्सपेंशन। प्राइस की वजह से जब डिमांड घटेगा तो नाम कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तब नाम इंक्रीज, और अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड घटेगा तब नाम डिक्रीज। यशवी अनम्यूट हो। हाँ सर। एक्सपेंशन मतलब? एक्सपेंशन मतलब बढ़ेगा, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। बोलो बढ़ना। चैप्टर का नाम। डिमांड, क्या बढ़ेगा? डिमांड प्राइस बढ़ेगा, क्या होगा? घटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंक्रीज मतलब? इंक्रीज मतलब बढ़ना। डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज मतलब बढ़ना, स्टेप बाय बढ़ना, स्टेप। बढ़ना, इंक्रीज मतलब? बढ़ना। चैप्टर का नाम। डिमांड, क्या बढ़ेगा? डिमांड। प्राइस क्या होगा? घटेगा। कांस्टेंट नहीं, रहेगा। प्राइस नहीं होगा, मतलब हम लोग तो मतलब ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्योंकि शिफ्ट इन डिमांड। अरे हाँ या ना? मानवी हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समर्थ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रणीत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आरफ को भी नहीं पूछूंगा, बाद में और क्लियर होगा। प्रणीत अरे बोलो, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हो गया हो गया। क्लियर होना चाहिए। इंक्रीज मतलब बढ़ना। चैप्टर का नाम डिमांड। डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। मानवी अनम्यूट हो। हाँ सर। डिक्रीज मतलब? कम होना। चैप्टर का नाम। डिमांड। क्या कमेगा? क्वांटिटी डिमांड। डिमांड। क्या कमेगा? डिमांड प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। तो ग्राफ बना दे। ये नया ग्राफ है, इसको ढंग से देखना है। अब देखो, ग्राफ को ढंग से देखना। ये देखो यहां P1 है, ढंग से देखना। यहां Q1 है, हाँ कि ना? अब प्राइस तो वही रहेगा लेकिन डिमांड बढ़ जाएगा, तो यहां आ गया। क्लियर? नया ग्राफ है, ढंग से देखना। तो देखो P1 के साथ Q1 आ गया, इजी है, टेंशन मत करो। फिर P1 के साथ Q2 आ गया, 2 पॉइंट मिला, कर्व बना दें। देखो इसलिए शिफ्ट है, इसलिए नाम शिफ्ट है। और ये कहां गया? राइटवर्ड शिफ्ट। क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर है कि नहीं? ग्राफ बताओ। अगर इंक्रीज का ग्राफ क्लियर है तो डिक्रीज आप खुद बना सकते हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ बना देंगे। कौन सा शिफ्ट होगा पता है? अरे पता है हमें, बना देंगे। अब आप देख रहे हो, ये जो पेज देख रहे हो आप, ये इतना बड़ा पेज है, दिख रहा है ना आपको? ये बुक का 6 पेज है, जिसको मैंने कंपाइल करके आपके सामने कॉन्सेप्ट रख दिया। समझिए,
बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन दिख रहा है कुछ नहीं है। अब देखो ये P1 है, ये Q1 है, Q2 कहां लिखे, बाएं में कि दाएं में? लेफ्ट में लिखे ना, तो यहां Q2 लिख दिया, P1 के साथ Q1, P2 के साथ Q2, दिख रहा है तो? हाँ कि ना? ये पहला डिमांड कर्व, ये दूसरा डिमांड कर्व, कहां गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? ये पूरा क्लियर है कि नहीं है देख लो। तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड मेरा डिमांड कर्व दो वे से बन रहा है, एक प्राइस के लिए, एक अदर फैक्टर्स के लिए। जो प्राइस के लिए बनेगा डिमांड में चेंज 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 चेंज, उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्रणीत बोलता नहीं है, तुम बैठा हुआ ऐसे कान में ये दो तो लगा लिया और ऐसे ऐसे झूम रहा है, गाना सुन रहा है क्या? बोल साथ में, इतना जोर से हम बोल रहे हैं कि तुम लोग तो नींद नहीं आना चाहिए। हमको लगता है हेडफोन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और तुम इतना बड़ा लगा दिया, तुम्हारा कान खराब हो जाएगा। ऐसे ही हम जोर से बोल रहे हैं, ऊपर से इतना बड़ा लगा लिया। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। और प्राइस की वजह से जब बढ़ेगा या घटेगा, नाम है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगा, एक्सपेंशन, घटेगा, कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड चेंज होगा, उसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। और अदर फैक्टर के वजह से जब डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, नाम पता है आपको, इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड बढ़ा तो इंक्रीज, घटा तो डिक्रीज। ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए? यहां तक पूरा कॉपी में अच्छे से लिख के रेडी रखना। कल अपने वापस मिल रहे हैं रात में, 5 क्लास हो गया है, 5 क्लास तक आप रेडी रखिएगा एकदम आराम से। कल 6ठा नंबर क्लास है। कल इसी टॉपिक को जो लिखाया हूं इसी का क्वेश्चन करना है, तो ये रेडी रहना चाहिए, तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर है आपको जो मैंने बोला? एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। यशवी, यस स्टार्ट। आपका काम है ना, भूल जाते हैं यशवी आप। हो गया? क्लियर है? यहां तक अच्छे से रिवाइज करके आपको आना है।